मॉर्निंग। और आज हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं, अगेन स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान की रजत बूंदे, जो क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक वितान से लिया गया है। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है यहाँ पे अपना, और पहला चैप्टर हमने कर लिया है। जो लिखा है अनुपम मिश्र ने। किसने लिखा है? अनुपम मिश्र जी ने। पसीने में तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। चेलवांजी यहाँ पे कुएं के भीतर काम करने वाले लोगों को बोलते हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, अब ये कुएं है तो जितना ज़्यादा आगे जाते जाओगे उतना ज़्यादा आपकी गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास, ये व्यास होता है, घेरा बहुत ही सकरा होता है, बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है कुएं का घेरा जो होता है वो। उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। ठीक है, एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है, मतलब उखरू बैठ के यहाँ पे काम कर रहा है। और बहुत छोटा सा ये कुएं होती है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से तो नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसोली से की जाती है। एक लंबा सा नुकीला सा एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं बसोली, जहाँ से जहाँ से खुदाई की जाती है, क्योंकि छोटी कुएं है तो आपको कुल्हाड़ी और फावड़े से नहीं हो सकता। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्ता लकड़ी का। ठीक है, नुकीला फल लोहे का और हत्ता लकड़ी का होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर के साथ नीचे फेंकते हैं। अब नीचे गर्मी है तो उस गर्मी को कम करने के लिए ऊपर से मुट्ठी भर भर के मिट्टी फेंकते हैं ताकि थोड़ा सा ठंड आती रहे। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। तो हवा ऊपर से आएगी और नीचे से जो गर्म हवा है वो बाहर निकलेगी। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। यानी कि सर पे किसी पत्थर या मिट्टी की चोट ना लग जाए, इसलिए वो एक पीतल, ठीक है, किसकी, कांसे या पीतल या कोई अन्य धातु, कांसे, पीतल, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, या कोई अन्य धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। ठीक है, उखड़ू बैठना, यहाँ पे पंजे के बल मोड़कर बैठना जो यहाँ पे था, उखरू बैठने का मतलब होता है, यहाँ पे उखरू बैठने का मतलब जो था वो होता है। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टॉप इनसे भी चेलवांजी का सर बचाएगा। जो सर पे वो टॉप पहन के रखते हैं, तो ऊपर अगर बाल्टी अगर हम लेंगे तो उसके भी तो कुछ गिर सकता है ना उससे सर के ऊपर, तो उससे भी उसकी रक्षा करेगा। चेलवांजी यानी चेजारो। ठीक है, चेलवांजी यानी चेजारो, कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। अब चेलवांजी का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि विशेष तरह के चेजारे बोल देंगे उनको, या फिर उनको कुएं की खुदाई करने वाले और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, जो भी इसमें दक्ष हों, यह काम चेजा कहलाता है। क्या कहलाता है? चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं, और कुआं पुल्लिंग है और कुएं स्त्रीलिंग है। अब एग्जाम में आ सकता है, कुआं यहाँ पे पुल्लिंग हो गया है और कुएं यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गई। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मुझे लगता है आया भी है शायद ये कुएं। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की भी कहीं से कम नहीं है। कि कुएं जो होती है वो छोटी सिर्फ व्यास में ही होती है, गहराई तो उतनी ही होती है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुएं की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। यानी कि कुआं तो भूमि का जल निकालने के लिए बनता है, लेकिन कुएं वैसे नहीं होती है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, इसलिए बनाते हैं कि जो बारिश का पानी आता है वो कुएं के अंदर जाए और इकट्ठा हो जाए, इसलिए कुएं बनाई जाती है। कुआं होता है वो जमीन से पानी को निकालने का काम करता है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी और न भूजल है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। मरुभूमि रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती,
पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। ठीक है, कौन से पत्थर की पट्टी चलती है? 50-60 हाथ नीचे एक खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है। पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी होने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथों पर निकल ही आता है, पर वह प्रायः खारा होता है। कुओं में पानी तो आता है, लेकिन वो क्या हो जाता है? खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं हो तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। कि बरसात का पानी जब आए और नीचे नहीं गया, मतलब पता चल रहा है कि यहाँ पे खड़िया पट्टी चल रही है, क्योंकि वो पानी को सोखेगा नहीं ना, इसलिए। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की एक तरह दूसरे से चिपकते नहीं हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी है। ठीक है, रेत के कण बहुत कम होते हैं और वो एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। ठीक है, जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि वर्षा में बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती है। जैसे क्या नाम है, गुजरात में होता है आपका, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, बिहार आदि में क्या होती है? काली मिट्टी होती है। और जैसे ही वहाँ पे बारिश होगी, आप देखते होंगे काली मिट्टी होती है तो वो क्या होती है? बहुत चिकनी होती है और ऐसे दरार पड़ जाती है बीच बीच में, ऐसे दरारें पड़ जाती हैं और गैप आ जाता है एक बीच में। लेकिन राजस्थान में वैसा नहीं होता। राजस्थान में एक एक दाना अलग होता है मिट्टी का। आप पानी बारिश भी होगी तो वो चिपकती नहीं है आपस में, खुली खुली रहती है एकदम। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता है। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती है। यहाँ पे कभी भी धरती के अंदर दरारें नहीं पड़ती हैं, आप देखते होंगे। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। अगर पानी अंदर गया है तो जमीन के अंदर ही जाएगा। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बना रहता है, बैठा। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुई में पानी जमा होने लगता है। जब कुई बनेगी तो यहाँ क्या होता है, जो क्या नाम है, बारिश आती है तो जो मतलब बारिश उससे नमी से जो बूंद बनती है वो कुई के अंदर जाने लगेंगी और पानी वहाँ पे जमने लगेगा कुएं के अंदर। और खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी यहाँ कुएं के अंदर बन जाता है, क्योंकि कुएं के अंदर तो खारा पानी आता है और कुएं के अंदर फिर मीठा पानी चाहिए। इस अमृत को पानी के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। देखो, ये देखिए आप, यहाँ पे खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी ऐसे होता है। ये कुएं है यहाँ पे आपकी। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। ठीक है, अब याद रखने की ज़रूरत है कि कितने रूपों में पानी को बांटा है। पहला रूप है पालर पानी। ठीक है, पालर पानी। अब हमें देखने की ज़रूरत है कि पालर पानी किसे कहते हैं। तो पालर पानी यानी जो सीधे बरसात से मिलने वाला पानी होता है। ठीक है, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी होता है, उसको क्या बोलते हैं? हमें पालर पानी। जो बारिश से सीधा पानी आएगा उसको बोलेंगे हमें पालर पानी। यहाँ धरातल पर बहता है और उसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा हुआ होता है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। और पानी का दूसरा रूप जो है, पहला रूप है पालर पानी और दूसरा रूप जो है वो है पाताल पानी। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है।
जो पाताल पानी है वो किस में से निकाला जाएगा? पाताल मतलब ज़मीन के अंदर से निकाला जाएगा, जो कुओं में से निकाला जाएगा। पालर पानी और पाताल पानी के बीच का पानी जो तीसरा रूप है वो है रेजानी पानी। कौन सा पानी? रेजानी पानी। अब 3 प्रकार के पानी हो गए यहाँ पे, पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। पालर पानी है जो सीधे बरसात से मिलने वाला पानी है, पाताल पानी है जो नीचे भूजल से निकाला जाता है, कुओं से निकाला जाता है, और इन दोनों का जो रूप होता है वो होता है रेजानी पानी। बीच पानी का तीसरा रूप जो होता है, धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी है। ठीक है, धरातल से नीचे तो गया लेकिन पाताल में नहीं मिला, तो क्या हो गया है? रेजानी पानी हो गया। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसके कौन से शब्द का उपयोग किया जाता है? रेजा शब्द का, वर्षा की मात्रा नापने के लिए यहाँ पे। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो ऊपर जो धरातल पर हुई वर्षा ऊपर है उसको नापेगा या नीचे वाले को? नहीं, ये नीचे वाले को नापेगा। ठीक है, रेजा किसको नापेगा? धरातल में समाई वर्षा को नापता है, जो जमीन के अंदर जो पानी गया है उसको नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। 5 उंगली के जितना अगर गया है तो उसको बोलेंगे हम 5 अंगुल रेजा। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे आकर पाताल पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताल पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों की प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी भसके धसे नहीं। यानी कि थोड़ा थोड़ा काम किया जाता है, क्योंकि अगर कंटिन्यू करेंगे तो वही है ना कि धस सकता है, मिट्टी धस सकती है। तो थोड़ा आज थोड़ा किया, फिर कल थोड़ा किया, फिर थोड़ा किया, ऐसे काम होता है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर के रेत नीचे फेंकी जाती है। मरुभूमि जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वहीं हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में चल नहा रहे चेलवांजी को एक राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुई बनाने का यह काम कठिन और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता है, तब कुई को रस्से से बांधा जाता है। पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप, ठीक है, एक पेड़ होता है जिसके पत्ते वत्ते कुछ नहीं होता, उसको खीप बोलते हैं, लेकिन उसमें ताकत वो मतलब बहुत ही हार्ड होता है। उसे एक रस्सी बनती है, बहुत ही मतलब मजबूत रस्सी होती है आपकी, उसकी नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारों खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बांटने लगते हैं। ठीक है, मतलब एक मोटा सा रस्सा, इतना मोटा सा एक रस्सा बनाने लगते हैं ऐसे ऐसे करके उसको। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है और इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपरी छोटी दीवार में अब नया रस्सा बंधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। कितना हाथ लंबा? 15 हाथ लंबा। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। 4000 हाथ, आप सोचिए 4000 हाथ कितना लंबा रस्सा बनाना पड़ता। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है।
कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न खींप ही, लेकिन रेजानी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ ज़रूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरनी, कैर, बावल या कुम्बट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। डगाले मतलब यहाँ पे डाल होती है, मोटी मोटी टहनियाँ होती हैं, ठीक है। किस किस से बन जाती हैं यहाँ पे लट्ठे? अरनी, बण, बण मतलब होता है कैर, अरनी कैर, और कुम्बट के पेड़ों से, ठीक है, कुम्बट के पेड़ों से। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरनी कोई की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आक तक से भी काम लिया जाता है, यानी कि अगर ये नहीं मिलते हैं तो आग को भी यूज कर लेते हैं। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चक की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपणी भी कहते हैं। यह बंधाई भी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सांपणी भी कहते हैं। सांपणी तो एक प्रकार की रस्सी हो गई है सांपणी। रस्सी से जो भी बंधाई होगी उसको हम बोलेंगे सांपणी। देखो आप देख पा रहे होंगे ना, मतलब ये कुई, जैसे एक यहाँ पे एक कुई बनाई, ठीक है, और जो रस्सी बनाएंगे उसके वो चारों तरफ ऐसे 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 ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे हमें? सांपणी। ऐसे 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 देखो ये बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। नए लोग को तो समझ में भी नहीं आ रहा कि यहाँ कोई खुद रही है कि क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसे ये खीप का, कम्बट का, ठीक है, उसका क्या था, बण थी उसका, ये उसकी पेड़ों की रस्सी बनती। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण धार लग जाती है, चेजारों ऊपर आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यो तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के 30 त्योहारों में विवाह जैसे आज प्रथा, अब यहाँ पे आज प्रथा है, ये आज प्रथा क्या है? आज प्रथा, आज प्रथा है। इस प्रथा के अंतर्गत कुई खोदने वालों को सम्मानित किया जाता था, ठीक है। ये आया था क्वेश्चन लास्ट ईयर कि इस प्रथा के अंतर्गत कुई खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित किया जाता था। जो लोग चेजारे होते थे उनको सम्मानित किया जाता था। वर्ष भर के 30 त्योहारों में विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती हैं और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करने का रिवाज आ गया है। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं कि हाथों से 100-200 बरस पहले बनी कुइयाँ भी आज बिना थके पानी जुटा रही हैं। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सके, ठीक है। कितना पानी? सिर्फ 2-3 घड़े भर सके, इतना ही पानी वो निकाल सकती है। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव भी नहीं पाएगा। इसलिए उसका व्यास क्या रखते थे? छोटा रखते थे, क्योंकि पानी कम होता था, 2-3 घड़े निकलेंगे तो फिर वो कम है तो फिर आसानी से निकल जाएगा। अगर ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो फैल जाएगा। छोटी व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है, पर मोटी कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह में पर लोहे का वजन कड़ा बंधा होता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना आकार ले लेता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकलती हैं, ट्रक दौड़े हैं। ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़स बनने लगती हैं। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज़ गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना ज़रूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं पर खस की टट्टी की तरह
घास फूस या छोटी छोटी टहनियाँ से बने ढक्कनों का उपयोग भी किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उससे ऊपर घिरनी या चक्री लगा दी जाती है। ऐसे गोल गोल चक्री लगा दी जाती है जिसके ऊपर रस्सी से पानी खींच सकते हैं। लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काट कर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। फरेड़ी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है। यह गरेड़ी चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। क्या क्या कहलाती है? जो चक्री होती है वो क्या कहलाती है? गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी। ठीक है, गरेड़ी, चरखी, इनके नाम याद करने की ज़रूरत है, और फरेड़ी। इसे ओड़ाक कहते हैं। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ओड़ाक और चरखी चरसी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती ही है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती हैं। हर घर की एक कुई, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुई है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक ज़मीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को ज़मीन पर उतारती है कुई। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। सोचो कितनी मेहनत के बाद में आपको 2-3 घड़ा पूरे दिन में मिलेगा। इसलिए प्रायः पूरा गांव गोधुली भेला में कुइयों पर आता है। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लट रहे पशुओं की घंटियों और रंबाने की आवाज़ में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर ढोल और रस्सियाँ समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं और रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेंगी। रेत के नीचे रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेंगी। यह स्पेशली आपको चूरू में मिलेंगी, बीकानेर में, जैसलमेर में और बाड़मेर में। ठीक है, 4 जगह पे मिलेंगी जहाँ पे बहुत पानी की कमी है। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ हैं। कौन सी ढाणी में? खड़ेरों की ढाणी में। लोग इस क्षेत्र को 6 BC यानी 6 गुना 20 के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं और इसलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे आलो पार, सिरगू आलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं यह चारोली है तो कहीं दादड़ो, दड़दड़ो, कहीं पर बिट्टूरो बलियों के नाम से भी जानी जाती है। तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। ठीक है, जो जो कौन सी पट्टी है? खड़िया पट्टी जो है ना, इसके भी कई नाम हैं। तो कई जगह पे तो इसका नाम खड़ी भी है, खड़ी। और कहीं पे दादड़ो, दड़दड़ो और बिट्टूरो बलियों के नाम से भी जानी जाती है। एग्जाम में आ सकता है कि क्या क्या इसके नाम है। दादड़ो, दड़दड़ो और बिट्टूरो बलियों और खड़ी। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती कुई। यहीं पे ही आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है,
तो काफ़ी लंबा ये वीडियो हो गया है और मिलते हैं हम एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। इसके एमसीक्यूज हम लास्ट में करेंगे और जब ये बुक ख़त्म हो जाएगी तब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। जहाँ जहाँ भी लगा आपने नोट्स बना लेने हैं। थैंक यू सो मच। कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो। बाय बाय।